सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज बड़ा धचका लगा है पीडीएम को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो किया जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। और आज यूसुफ ज़गलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उसूली तौर पर तो सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होना था, यही पीडीएम में तय पाया था। लेकिन आज जो वजाहत दी गई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके, खुद अपोजिशन लीडर यूसुफ ज़गलानी ने वो कहा कि क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात थी, उनके पास 21 सीटें थीं और उनको दीगर जमातों की हिमायत भी हासिल थी, इसीलिए उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर बना लिया। गो कि उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हम पीडीएम के साथ हैं और जो जलसे होंगे, जो रैलियां होंगी, वो सब हम करेंगे। लेकिन जाहिर है ये नहीं हो सकता था। और अगर ये नहीं हो सकता, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि ये बात बताई जाती, मियाँ नवाज शरीफ को बताई जाती, और एहसन इकबाल इस पर खासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये हमें बहुत बड़ा सियासी धचका लगाया है पीडीएम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अच्छा नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बेवफाई करने वाला जो है वो ज़्यादा नुकसान उठाएगा तसव्वुर से ज़्यादा। तो क्या होने क्या जा रहा है? पीडीएम ख़त्म हो चुकी, अब बस लॉन्ग मार्च अब सिर्फ बातों में रह गया कि लॉन्ग मार्च अगर होगा भी तो बगैर पीपल्स पार्टी के होगा। क्या पीपल्स पार्टी को हम पीडीएम से माइनस ही समझें? और अगर माइनस ही समझें और एक बड़ी जमात पीडीएम से अलग हो जाती है तो फिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आज के प्रोग्राम में हासिल करूंगी। मेरे मेहमान मेरे से सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट हैं इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और हमें दीगर मेहमान हमारे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। इमरान याकूब साहब, जो कि बात की जा रही थी और जो समझा जा रहा था और फिर जो आखिरी मोहर लगाई वो संजरानी और यूसुफ ज़गलानी की मुलाकात ने लगाई, तो पीपल्स पार्टी तगा उसी वक्त दे चुकी थी जब आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की थी, या फिर कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मौजूद थी जो आज ख़त्म हो चुकी है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी तय कर रखी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को किस तरफ लेके जाना है। और अगर आप जो भी कहें कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन है पार्टी के, फैसले बिलावल भुट्टो करते हैं, तो लेकिन सबको पता है, वाकफान हाल को ये सब पता है कि असल में पीपल्स पार्टी किसके कंट्रोल में है और कौन जो है वो फैसले कर रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी ग्रिप पार्टी में बड़ी मजबूत रखी हुई है और उन्होंने जिस तरह से पहले भी ये बातें हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला काफ़ी बेहतर कर लिए। अब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामला बेहतर हुए हैं उसके नतीजे में उन्होंने सोचा था कि चेयरमैन सेनेट उनकी जमात का हो जाए। लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार के तौर पे, मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब शुरू किस्मत ये है कि जिन लोगों ने इनको यकीन दिलाया था कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन बन जाएंगे, उन्होंने बाज़ वजूहात की बिना पे उसमें तब्दीली कर ली अपने फैसले में और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं हो सके। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जब पीडीएम के इजलास में यह फैसला किया गया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून से होगा, उस वक्त जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी तो ये समझती थी कि चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी, और जब वो चेयरमैन होंगे तो फिर अपोजिशन लीडर का होता तो अपने पास नहीं रख सकती पीपल्स पार्टी। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खुश करने के लिए कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन लीडर दे देंगे और अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा। लेकिन जब उनकी तवक्कात के बरअक्स उनके 7 वोट मुस्तरद करार दे दिए गए और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट ना बन सके तो फौरन आसिफ जरदारी साहब ने पैंतरा बदला। ये तो वो बात हो गई कि जैसे ही हालात बदले तो पीपल्स पार्टी के ख्यालात भी बदल गए और अपने इरादे भी उन्होंने बदल लिए। तो क्या फिर हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी अलग हो गई? हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले हसन साहब मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि एहसन इकबाल क्या कहा, पहले जरा वो सुनिए फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ
उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। पीडीएम की जमातों को इत्मीनान में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है वो यकीनन मुनासिब नहीं है। जिसने भी पीडीएम के अगराज व मकासद के साथ बेवफाई की उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी जिसने बेवफाई पीडीएम के साथ की। ये एहसन इकबाल कह रहे थे। हसन साहब, ठीक है, आपकी बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स भी ज़्यादा थे और वही बात कि हालात बदले तो आपके ख्यालात भी बदल गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इस पर मियाँ साहब से रब्ता करना ही मुनासिब ना समझा कि आप लोग चाहते थे कि आपका ही अपोजिशन लीडर हो? बहुत शुक्रिया सुमैया। गुजारिश ये है कि यहाँ पे कोई भी जमात जो है वो बड़ी छोटी नहीं है, सब बराबर है और पीडीएम के अंदर सबका स्टेटस भी जो है वो एक जैसा ही है। जो एहसन इकबाल साहब ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने इकट्ठे नहीं चलना, हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे सामने हमारे बड़े बड़े अगराज़ो मकासद हैं जो कोई भी अकेले अचीव नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो इकट्ठे रहें। मैं चूँकि आज टाइम नहीं दे सका, मेरी एक करीबी रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई और मैं उधर ही था तदफीन में, तो मैं उस बारे में पूरा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ बहैसियत एक सियासी कारकुन कि हमारा इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। और ये ओहदे जो है ये कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं है कि इनके लिए हम मरते रहें और इनके लिए हम अपने, अगर ये ओहदे इतनी अहमियत के हामिल नहीं थे तो आप दे देते नून लीग को। आप लोगों की पीडीएम में इख्तिलाफात ना होते। मैं कतन यहाँ पे इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं नून लीग के जज्बात को मजीद कोई करके वो करूं। मैं कह रहा हूं कि हमें जो भी फैसले लेने होंगे वो हमारे मफाद में, इसमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया एहसन इकबाल साहब ने कि हमें मुश्तरका लेने पड़ेंगे और हमें इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चूंकि उस बारे में इतना जानता नहीं हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता फौतीदगी की वजह से, तो मैं उस पर कोई खुल के तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन चले आपका अपना जाती ख्याल क्या है? चले एक तो हो गया सियासी कारकुन के हवाले से आपका मौक़िफ़, जाती ख्याल आपका क्या है? पीपल्स पार्टी ने गलती करी, ये बैठकर तय कर लेना चाहिए था, फिर डिसीजन ले लेना चाहिए था? मेरे पास अगर पीपल्स पार्टी का वर्जन होता, मेरे इल्म में होता, तो मैं जरूर यकीनन कहता और हम अपनी क़यादतों को ये बातें जो है बड़े खुल के गुजारिश करते हैं कि ये चीजें जो है ये सियासी तौर पे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर मेरे इल्म में ये मुकम्मल होता तो मैं उस पर खुल के तबसरा भी करता जी। अच्छा। और हमारी क़यादतें जो है वो सुनती भी है जी, इसमें भी कोई नहीं है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने बगैर कोई फैसला कर देते हैं। मैं टाइम नहीं दे सका, मैं उसके लिए आपसे माजरत कर रहा हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में कोई अपनी इनपुट इतनी कोई बात नहीं, चलें ठीक है, वो कोई मसला नहीं, लेकिन हम मेरे सवाल का जवाब दें, फिर हम आगे क्या समझें। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चलेगी या फिर माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी को पीडीएम के साथ चलना चाहिए और पीडीएम जो है वो बनाने वाली भी पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल, हमारी वो एपीसी थी, हमारा वो जो पहला रेजोल्यूशन साइन हुआ वो हमारी दावत पे था, हम होस्ट थे उसके, हमें पीडीएम की अगराज़ो मकासद का हमें पता है, हमने ये सारा कुछ किया है। अगर हम इसको कोई खराब करना चाहे तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को उसका कोई कम नुकसान होगा। बात करूंगा तो लेकिन बात ये है हसन साहब, आप ये भी इल्जामात पीपल्स पार्टी पे लग रहे हैं कि आपके तमाम मामलात एस्टैब्लिशमेंट से तय हो चुके हैं, इसलिए आप रिलैक्स हैं और ये फैसले जो हो रहे हैं ये आपके मिलकर हो रहे हैं हुकूमत के साथ। देखिए सुमैया, एक चीज तो मैं बड़ी वाज़िया कर दूं कि कभी भी एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकी। हम ना कभी उनके लाडले चहेते रहे हैं, ना ही कभी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें फेवर की है। आज भी हमें एस्टेब्लिशमेंट क्या फेवर कर रही है? कल संजरानी का इलेक्शन था, वो चैलेंज था और वो जब कोर्ट में पेश हुआ
कौन सा हमें एस्टेब्लिशमें ने और उसके बावजूद संजरानी साहब से शहरी रहमान और गिलानी साहब मुलाकात भी कर लेते हैं। वो तो एक जब सेनेट में इमरान खान साहब के खिलाफ हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हम इमरान खान साहब को रोज सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रोज उनको तामुन की पेशकश भी तो करते हैं और दोनों पार्टियां कर रही होती हैं कि आओ मिल बैठो, आओ ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आओ इस इकोनॉमी को बचाने के लिए, इस मुल्क की रिवायात को बचाने के लिए हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करनी पड़ेगी। ये सारे हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इमरान खान को भी तो ये कह रहे होते हैं। इस पे ये कहना कि संजरानी को आप मिले क्यों हो, संजरानी से आपने बात मैंने ये नहीं कहा कि मिले क्यों, मैंने कहा मिले भी तो हैं। हाँ। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपने ये कहा है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि संजरानी को मिलना, ये तो जब हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहाँ पे बैठे हैं, तो उनसे बातचीत तो हो सकती है। चले सर, उसी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, उससे पहले तो लाइल्मी का इजहार करते रहे गिलानी साहब, हमें नहीं पता हमें कितने लोगों की हिमायत हासिल है। चले, आपका पॉइंट आया, आपने बड़े तरीके से चीज़ों को संभाल रहे हैं आप, और अल्लाह करे कि संभली ही रहे हैं चीज़ें। अगर नहीं संभलेंगी तो नुकसान तो फिर PDM का ही होगा और दीगर सियासी जमातों का होगा, जो कि अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं। इमरान याकूब साहब, जो कुछ हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा, ज़ाहिर है वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। क्या आप कुछ लग रहा है कि PDM में वो दमखम रहा है कि वो कुछ कर पाएगी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि हसन साहब बड़े अवामी आदमी है और हमेशा खुल खुला के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। लेकिन बिलाल गफ्फार साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं और अब मेरे साथ वीडियो पर हसन मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। लेकिन मैं सवाल वही बिलाल साहब जो अभी रिपोर्टर्स कर रहे थे वफाकी वज़रा से, कुछ उसी से मिलते जुलते सवालात हैं। जब शुगर बहरान पर फ्रांजिक हुआ, उस पर ज़ाहिर आप लोगों ने कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद शुगर का बहरान पैदा हुआ, चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं, यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई कि मजबूर हो गए वज़ीर आज़म, उनको ये कहना पड़ा कि माफिया हैं और ये माफिया से निपटना कोई आसान नहीं है। ये भी एक माफिया है, कार्टलाइजेशन जो कि मुख्तलिफ शोबों में होती है। खुद असद उमर साहब ने ज़ाहिर इसकी तायद की, लेकिन अब ये पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें सिर्फ जून 2020 का बहरान है, इसकी तहकीकात की जाएंगी। लेकिन जो ओगरा है, DG ऑयल हैं, वज़ीर पेट्रोलियम है, उनके खिलाफ फिलहाल हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उनको नहीं कह रही कि वो भी इस्तीफ़ा दें और ताकि अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से हर चीज़ में, हर फील्ड में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहती है। जब ये चीनी का क्राइसिस हुआ था तो सब लोगों ने यही कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर जब रिपोर्ट आई तो उससे ना तमाम लोगों ने यह कहा कि सिर्फ रिपोर्ट आई है, अब इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा एक्शन भी हुआ और नाम भी लिए गए कि जो लोग इन्वॉल्व थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत में होता है कि अगर आपकी कोई इंक्वायरी होती है तो साफ और शफाफ इंक्वायरी करके उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचता है। और आपने देखा कि जो शुगर माफिया के खिलाफ FIA के थ्रू एक फॉरेंसिक ऑडिट और एक पूरी इंक्वायरी हो रही है, और इसमें जो भी हो, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या कहीं कोई माफिया हो या कोई भी इसमें अगर ताकतवर तबके के लोग हों, तो तमाम लोग उसमें उस इंक्वायरी के में आए। अब आप देखें, जब पेट्रोल का आया था कि जब इंटरनेशनल पेट्रोल बहुत नीचे आ गया था और यहाँ पे आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की गई, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इंक्वायरी का एक फैसला किया। और आज तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पेशल एडवाइजर ऑन पेट्रोलियम है, उनको कहा है कि आप इसको यकीनी बनाने के लिए, इस इंक्वायरी को यकीनी बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें। क्योंकि अगर कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, कोई किसी के ऊपर शक शबात है, तो अगर आप उस ओहदे पर हैं और आप अपने खिलाफ ही तहकीकात खुद कर रहे हैं तो वो फिर ट्रांसपेरेंट, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उससे मुंसलिक सवाल मैंने आपसे किया था, ठीक है, मैं इसको मजीद डिस्कशन होंगी और इमरान याकूब हसन मुर्तज़ा साहब से ही बात करेंगे कि आखिर वाकई अगर कार्टलाइजेशन के खिलाफ वज़ीर आज़म एक बात करने की, काम करने की सोच रहे हैं, तो वाकई क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो भी रहा है? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
दायरे काबीना की सिफारिशात पर ये तमाम तर काम हुआ। अब FI 90 दिन में फ्रांजिक करना है, लेकिन सवाल ये है कि नदीम बाबर से इस्तीफ़ा लेना बस काफ़ी होगा और बाकी जो तहकीकात हैं वो इतनी ही शफाफ होंगी, और जिन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा किया था क्या उनको हुकूमत वाकई सबक सिखा सकेगी? इमरान याकूब साहब, क्या जवाब है आपके पास मेरे इन सवालों का? सुमैया, बात ये सवाल आपका नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों का सवाल है। चलें, देर आए दुरुस्त आए। पहले तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि बिलाखिर इमरान खान साहब ने जो कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कम से कम FIA को ये कह दिया गया है कि आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करें। अब असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 5 दफ़ा ये कहा कि जनाब हमने बाबर साहब से कह तो दिया है, नदीम बाबर साहब से, कि आप स्टेप डाउन कर जाए, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेज रहे हैं, लेकिन कमेटी ने उनके खिलाफ कोई सिफारिश नहीं की, उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई। यानी आधी एक क्लीन चिट वो अभी असद उमर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें दे ही चुके हैं। चले, बाकी भी देखें आधी क्लीन चिट उन्हें कब मिलेगी, लेकिन हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ पे वजीर पेट्रोलियम वो भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं, उनको भी स्टेप डाउन करवाना चाहिए था, उनको भी ओहदे से हटाना चाहिए था, ताकि वाकई ही FIA शफाफ तरीके से इसका फोरेंसिक ऑडिट कर सके। और अगर इमरान खान साहब ने किसी भी एक चीज़ का प्रॉपर, जिस तरह से उन्होंने कहा था, उनको सजा दे दी, वो कार्टलाइजेशन खत्म कर दी, तो आप यकीन करें इससे उनकी इज्जत में ही इजाफा होगा, उनका वोटर सपोर्टर। ज़ाहिर है ये इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है इमरान याकूब साहब। कार्टलाइजेशन जो कि बरसों की है, उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। सही है, अप्रिशिएट हम करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार भी ज़रा देखना होगा हुकूमत को, कि सवालात तो फिर भी जन्म लेते हैं। चले, आपका पॉइंट आया क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। हसन मुर्तज़ा साहब, ऐसा ऑपोजिशन आप कैसे देखते हैं? आप तारीफ करेंगे हुकूमती इक़दामात की, कि इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, कभी कुछ बात की गई हो। वज़ीर आज़म का ये पैगाम कि अब वो लोग समझ लें कि जिन्होंने कार्टलाइजेशन की है, जो माफिया है, उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया जी। देखें, ये जो है कि हुकूमत ने नदीम बाबर साहब को कह दिया कि आप स्टेप डाउन करें, और नदीम बाबर को स्टेप डाउन कराना ही कोई सज़ा नहीं थी, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गुनहगार हैं तो, अगर वो नहीं है तो उन्हें स्टेप डाउन क्यों करवाया जा रहा है? आपने पहले भी देखा, हमारे पंजाब के अंदर अलीम खान साहब को इन्होंने गिरफ्तार करवाया, फिर इन्होंने सिप्तैन खान को गिरफ्तार करवाया, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें क्लीन चिट दे के छोड़ दिया गया, उन्हें फारिग कर दिया गया। शायद नदीम बाबर साहब को भी कोई क्लीन चिट मिलने वाली है या उन्हें देने जा रहे हैं, तो उनको कर रहे हैं। एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनको महंगा किया जा रहा है, और उसके लिए हुकूमत ने जो राय आमा हमवार करने के लिए पैमरा को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और पैमरा ने एक लेटर लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको देख कर ये जाहिर होता है कि ये बदनीति से नहीं हो रहा। और हम, क्योंकि साथ साथ आपने असद उमर साहब को जब सुन रहे थे, तो वो साथ साथ ये बात कि जी इसके लिए हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत पुराने माफियाज़ हैं, कार्टेल हैं, और जिनके वो जिक्र कर रहे थे। ये माफियाज़ कहना मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त बात है। जब आपने कुछ लोग जो हैं वो नामजद हो गए, उनको आप कर नहीं रहे, आप माफियाज़ के बैठे हुए हैं, क्यों? आप गिरफ्तार करें जिन लोगों के नाम आए हैं, वो आपकी कबीना में आज भी हैं। बिल्कुल सही। हुकूमत को अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखना होगा, ये सवाल उठेगा, आपके मशावरती ऑपोजिशन इस पर तनकीद भी करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान याकूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बिलाल गफ्फार बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन एक नोट जो मैं प्रोग्राम के आखिर में देना चाहूँगी, हुकूमत बिल्कुल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन वो कार्रवाई यकतरफा नहीं होनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि शफाफ तहकीकात हों और वाकई जो लोग हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, और आवाम को भी रिलीफ मिले। हुकूमत को इस तरफ ज़रूर देखना होगा। इसके साथ ही आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।